आपने यूरोप में शुरू किया था ये पूरा एक इकोसिस्टम एंड देन यूरोप से आप इंडिया आए, ठीक है? तो उसकी कहानी आप हमें बताइए एग्जैक्टली कि कैसे ये चीज़ आपने डिसाइड करी और वहाँ पर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ज़ीरोडा ग्रो की जब मैं बात करूँ, जब हम आपने फर्स्ट स्टेप की बात करी, तो हम लोगों के फर्स्ट स्टेप बहुत अलग है। पहली बात तो मैं उनसे कंपैरिज़न करना नहीं चाहता कि वो तो कहते हैं ना भस्मासुर, जो जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री है वो है, बट हम लोगों की वैल्यू प्रोपोज़िशन बहुत अलग है। ब्यूरोक्रेट इन इंडिया इज लाइक कि वो तो राजा ही है, ठीक है? तो थोड़ा बचपन का आप एक्सपीरियंस बताएं। अगर अमेरिका में 100 बैंक अकाउंट है, तो लगभग 95 डीमैट अकाउंट है, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते ओके, क्या वो टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिए भी आगे डेवलप अच्छे तरीके से हो पाएगा, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डिफरेंट लेवल पे होती है? हो। एवरी सिंगल डे टू शो अप इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेट्स से थोड़े टाइम के लिए आप शो अप कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी और वो जो डिसिप्लिन है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है मेरी ज़िंदगी में। कि पापा आईपीएस ऑफिसर थे, बचपन का स्कूलिंग आपका कहाँ से हुआ है? दिल्ली से? कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो लोग डरे रहते हो आपसे? आपको बताओ। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और डरने से ज़्यादा तो आज हमारे साथ है मिस्टर अजितेश गुप्ता। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ क्राउड, एक इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया। अ वेरी ब्राइट पर्सन एंड मेरे बहुत अजीज दोस्त। तो सर, आपका स्वागत है हमारे शो पे। thank you so much. I think it's an honor. So yeah, lovely to be here and looking forward for this conversation. ऑफ कोर्स। तो सर, आप अभी आपने यूरोप में शुरू किया था ये पूरा एक इकोसिस्टम एंड देन यूरोप से आप इंडिया आए, ठीक है? तो उसकी कहानी आप हमें बताइए एग्जैक्टली कि कैसे ये चीज़ आपने डिसाइड करी और वहाँ पर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो इसकी शुरुआत करते हैं कि मेरी पैदाइश ऑफ कोर्स भारत में हुई, इंडिया में। एंड हमेशा से मैं एक सिविल सर्विसेज या जेई एस्पिरेंट के दिशा में मेरे को एक तरीके से डायरेक्ट करा गया था बाय माय पेरेंट्स। ओके। तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता रहा कि जेई से स्टार्ट करा मैंने। फिर हुआ क्या कि 12वीं क्लास में मेरी एक दोस्त थी, तो उसने मेरे को थोड़ा इन्फ्लुएंस करा कि यार यूके में अप्लाई करो। उसका एडमिशन हो गया था और ये टाइम था लगभग नवंबर का, और ओके। हमारे एग्जाम्स होते थे मई में बोर्ड के। तो 6 महीना पहले लगभग, अगर आपको पता है आप किस कॉलेज जा रहे हो विदाउट गिविंग द बोर्ड एग्जाम्स, मेरे को लगा यार कितनी लिबरेटिंग फीलिंग होगी। तो मैंने क्या करा कि आई अप्लाइड टू कॉलेजेस इन यूके, कनाडा, हांगकांग, इवन सिंगापुर। अच्छी जगह हुआ मेरा एडमिशन। फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग करके एक जगह थी, वहाँ से मेरे को थोड़ी स्कॉलरशिप मिली और मैं वहाँ निकल पड़ा। और आप यकीन मानो, आश्चर्यजनक बात यह है कि मैंने जेई का एग्जाम आज तक नहीं दिया। अच्छा। तो मैं गया वहाँ पे, बट जब मैं उस अननोन लैंड गया, जिस लैंड से मेरे को मतलब मैं वाकिफ ही नहीं हूँ, मेरे जहन में एक एक सवाल था और एक जवाब भी था उस सवाल का। सवाल ये था कि मेरा भविष्य कहाँ है, और जवाब ये था कि मेरा भविष्य सिर्फ इंडिया में ही रहेगा। तो जब मैं बाहर गया तो मैं ये सोच के गया था कि मेरे को वापस आना है। अच्छा। तो एडिनबरा में मैंने 4 साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। 2018 की बात है। ओके। तब मैं 18 साल का था। और 2022 में मेरे को एहसास हुआ कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बढ़कर मेरे को कुछ और सीखना है। और मैंने सोचा फाइनेंस और मैनेजमेंट एक ऐसी दिशा है और ऐसी डिग्री है जो मैं करना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा और मजबूत करने के लिए। बट इस टाइम तक मैं ऑलरेडी 2 स्टार्टअप कर चुका था। ओके। 17 साल की उम्र में पहला करा मैंने, जहाँ पे मैंने एक स्मार्ट बैंड बनाया था टॉडलर्स के लिए, टू ओके। प्रिवेंट देम फ्रॉम चोकिंग। हो जाता है कि बच्चे कभी सिक्का निगल लेते हैं, तो हम एक नोटिफिकेशन के थ्रू, एक माँ बाप के फोन पे एक ऐप होगी, उस पे उनको अलर्ट करते थे, तो ओके। बच्चा प्रिवेंट कर देता था चोकिंग। तो एक तो ये था, फेल हुआ मिजरेबली वो स्टार्टअप, मतलब कुछ अच्छा नहीं करा वो। फिर दूसरा एक और स्टार्टअप था जहाँ पे मैंने एक प्लगइन बनाया था। अच्छा। तो वही आप मान लो आज रियल टाइम में कोई एक ट्रेड ले रहे हो, हम उसकी रियल टाइम में न्यूज निकाल के आपको प्लग इन के तौर पे दे देंगे, तुरंत आ ओके। जाएगी। तो मैंने वो बेच फेच दिया था, थोड़ा पैसा आ गया था। हम्म। तो जब मैं इस पैसे को लेके इन्वेस्ट करने गया मार्केट में, ये 2020 का टाइम था, तो मेरे को एहसास हुआ कि रिलायबल इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में लेना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे को बहुत ड्यू डिलिजेंस अपने साइड से करनी पड़ती है। जब मेरे को ये एहसास हुआ तो एक जहन में एक थॉट आ गया कि इसको सॉल्व करना है कभी ना कभी। तो एडिनबरा के बाद मैं गया लंदन। लंदन में मैं पढ़ रहा था इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में। ओके। 2022 की बात है। तब 2023 फरवरी में मेरे पास एक लिंक्डइन पे मैसेज आता है छोटा सा, जिसमें कहता है एक इंसान, जोहानिस करके उसका नाम है, आज वो मेरा को फाउंडर है। ओके। उसने कहा कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ टू एलिमिनेट इन्फ्लुएंसर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड यूजिंग एआई।
मैंने ठीक है, इंटरेस्टिंग। उस टाइम वो विजन था, कोई प्रोडक्ट नहीं था। ओके और उस टाइम मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था एज अ डेरिवेटिव मार्केट एनालिस्ट, एक कंपनी लंदन में, खर्चा पानी निकालने के लिए। तो मैं उससे मिला हमारे इम्पीरियल के कैफ़े में, और जब मैं मिला तब मेरे को आइडिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने देखो, आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगा। ओके और जब मैं फ्री में काम करूँगा, मैंने बोला कि भविष्य छोड़ो, मैं बस आज जीना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के साथ। आप मानो 6 महीने में हमने 6 कंट्रीज़ में एक्सपैंड करा, 10,000 लोगों की कम्युनिटी बनाई, क्राउड के नाम से, और हमने पहली राउंड ऑफ फंडिंग अक्टूबर 2023 में रेज़ करी यूरोप से। ओके तो अब हुआ क्या, इस टाइम पे मेरा इम्पीरियल का कोर्स खत्म हो गया अगस्त 2023 में। अच्छा अब मेरे पास 2 दिशाएँ थी। एक तो था मेरे पास एक फुल टाइम ऑफ़र था, 2 बड़ी कंपनियों से 2 फुल टाइम ऑफ़र थे, जो कि थे लंदन में रहने के लिए, और एक था क्राउड का। और क्राउड में एज़ अ को-फाउंडर ही मेरे को ला रहे थे, इक्विटी दी गई, ऑफ़ कोर्स हम स्टाइपेंड पे भी आ गए थे सब लोग, क्योंकि अफ़ोर्ड कर सकते थे। तो मैंने वो काम करा जो शायद वो लोग बोले मुझे बेवकूफ़, मैंने क्राउड चूज़ किया, क्योंकि कंपनी जो दूसरी थी बहुत बड़ी थी, मतलब आप मान लो करोड़ों का पैकेज वहाँ पे। मेरे माता-पिता खुद कहते थे, "भाई क्यों कर रहा है? इट डज़न्ट मेक सेंस।" बट एक कन्विक्शन होता है, जो कहते हैं ना गट फीलिंग, वो आप उसका जस्टिफिकेशन कभी दे ही नहीं सकते। तो बाकी सब पहले तो आपने स्टार्टअप किया था ना, तो वो हाँ, कई बार आ जाता है, हाँ, तो बिल्कुल। नहीं जा सकता है। और आप अभी मैं स्टार्टअप के कीड़े की बात करता हूँ कैसे आया। बट फिर मैंने एक शर्त रखी बस, और वो थॉट था मेरा 2018 का, जो मैं सवाल जवाब की बात कर रहा था, वो यही था कि मैं क्या इंडिया लेके जा सकता हूँ इसे कि नहीं, क्योंकि मेरा एक विजन था कि ये जो हम बना रहे हैं क्राउड के साथ यूरोप में, इंडिया में शायद चलेगा। ओके मैं अक्टूबर अक्टूबर नवंबर 2024 में इंडिया आ चुका था, और उसके बाद सॉरी अक्टूबर 2023 में ही आ गया था, हाँ। और फिर हमें 7 महीने लगे, और इंडिया में हम 70% वेब ट्रैफिक ड्राइव कर रहे थे क्राउड का। तो ये Okay. पूरी एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मैं यूरोप से उठ के कैसे इंडिया आया और उसका क्या थॉट था पीछे। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी। बट अगर कीड़े की बात करूं, कीड़ा, यूजुअली जब कीड़ा आपके जहन में आता है तो उसका कोई एक बैकग्राउंड होता है। मेरी जिंदगी में कोई बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का। मेरे फादर एक ब्यूरोक्रेट है, सिविल Okay. सर्वेंट है। मेरी मम्मी अब तो फाइनेंशियल मार्केट्स में एक ट्रेडर है, आईपीओस वगैरह करती है एट टाइम्स। तो शी इज डूइंग वेल। बट यस, बिजनेस का कोई हमारे यहाँ बैकग्राउंड नहीं था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक आईपीएस ऑफिसर थे। Okay. मेरे पापा की फैमिली में हर इंसान एक सरकारी नौकरी कर रहा है, अधिकतर 8 भाई बहन है उनके परिवार में। और मेरी मम्मी के परिवार में थोड़ा राजनीतिक प्रभाव है, और रियल एस्टेट में भी है, बट कोई व्यापार किसी ने नहीं करा। अच्छा बट वही होता है ना कि अधिकतर जो आपके माता पिता जिस चीज के लिए आपको फोर्स करते हैं ना, वो तो तो उसका वो तो करना ही नहीं, तो उसके हाँ। विपरीत कुछ करना है। तो वहीं से आई थिंक एक कीड़ा कहते हैं ना बॉर्न हुआ था। सो आपका जो बचपन का लाइफ था, क्योंकि सिंस आप एक ऐसे परिवार से हैं जो कि एक एजुकेटेड परिवार है काफी, और ब्यूरोक्रेट इन इंडिया इज लाइक कि वो तो राजा ही है, ठीक है। तो थोड़ा बचपन का आप एक्सपीरियंस बताएं, और ये भी बताएं, क्योंकि सी लाइफ ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, उसमें भी वो सारी चीजें होती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में होता है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को ड्राइव क्या करता है, ड्राइव करता है कि वो डिसीजन नहीं करे, वो चेंज लेके आए, बिकॉज पैसा तो हमेशा सेकेंडरी रहता है एंटरप्रेन्योर के लिए भी, वरना इतनी तो नहीं मेहनत करवाता। तो आप अपना जो बचपन है उसके बारे में थोड़ा बताएं, और उस इकोसिस्टम में बिजनेस व्यू पॉइंट नहीं आना, क्योंकि वो काफी डिफरेंट व्यू पॉइंट है, वो किस तरीके से है। सबसे पहली चीज जो मैंने अपने परिवार, आई थिंक पिता को पहले कहूँगी कि मैंने उनसे क्या सीखा। तो अब बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, आईपीएस ऑफिसर है वो, अभी भी पोस्टेड दिल्ली में ही है। तो उनने मुझे एक चीज सिखाई जो कि डिसिप्लिन। उनने बोला कि एवरी सिंगल डे टू शो अप इज मोर इम्पोर्टेंट देन, लेट्स से, थोड़े टाइम के लिए आप शो अप कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी और वो जो डिसिप्लिन है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है मेरी जिंदगी में। दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पिता होते हैं वो आपको अपनी औकात से बड़े सपने दिखाता है, और जो माँ होती है वो उस सपने के पास आपको धकेलती रहती है और बोलती रहती है बेटा हो जाएगा सब कुछ। तो मैं एक एवरेज किड था, और मैं ये भी नहीं कहता आज कुछ बहुत स्मार्ट हुई है वो। बट हमेशा मेरे पापा ने मेरे को एक सपना वो दिखाया जो शायद मेरे एक्यूमेन के बच्चे के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क होगा। तो वो दूसरी चीज, इसका कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो खुद इस चीज की मिसाल है। वो लखनऊ में पले बड़े हैं, इलाहाबाद में पैदा हुए हैं। तो वो भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, वो भी पूरे अयाश थे। अपना आवारागर्दी करना,
बट जहन में एक थॉट था कि मेरे को आईपीएस बनना है, मेरे को अपने उनके पिता के फुटस्टेप्स में आना है। तो फिर जब वो मुकाम हासिल कर सकता है और वो भी उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं जिसके पीछे पूरा देश पड़ा है, तब उनने वो मेरे पास एग्जाम्पल रखा कि इन लाइफ एवरीथिंग इज अचीवेबल अगर आप उसको मेहनत से करो। और आई थिंक उनको कई बारी मेरे को ये कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर लिखने से पहले पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मेरे को एहसास ये हुआ कि मेहनत की क्या पावर है। और आपको तीसरी चीज बताता हूँ, मैं बहुत मोटा था बचपन में, मतलब मैं अभी तो बहुत स्मार्ट है सर। मैं ओबीस किड था। मतलब ओके। मैं 8वीं क्लास में, जब मैं 12 साल का था, तब मैं लगभग 100 किलो का था। तो ऑफ कोर्स थोड़ा ताना मारा जाता था मुझ पे कि मोटा हो गया है, सेहत सुधार लो, दिक्कतें आएगी। बट वो पुश करना ही बहुत बड़ी बात है कि तू कर लेगा कर लेगा कर लेगा। ओके। और चौथी चीज ये थी कि सेटिस्फैक्शन। मैं जो देखता हूँ समाज में आज कि जब एक स्टूडेंट, जब एक कॉर्पोरेट पर्सन सेटिस्फाई होता है तो सबसे पहले अपने घर से होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कॉर्पोरेट लाइफ में अगर मान लो मेरी जॉब अच्छी लग जाए और मेरे माता पिता के लिए वो बेंचमार्क है कि कॉर्पोरेट लाइफ में होगा बच्चा सेटल है, जिस दिन आपके घर वालों ने आपके आगे सेटल का टैग लगा दिया, उस दिन जिंदगी में आपके एस्पिरेशन खत्म हो खत्म जाएंगे। हो गया। मेरे माता पिता की सबसे बड़ी चीज ये थी, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आज भी मान लो अगर हम क्राउड को मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना चुके हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है। बोलते अभी कल ही बात हो रही थी उनकी किससे, बोलते बेटा तो सेटल हो गया है तुम्हारा। तो नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो चल ही रहा है, शुरू ही हुआ है। तो ये सोच ही इतनी बड़ी गेम चेंजिंग चीज है, जिससे आई थिंक मैं कभी सेटिस्फाई खुद नहीं हो सकता। और ये नहीं, ऑफ कोर्स ये भी होता कब तक भागोगे, बट वो भागना उन्होंने मेरे को स्प्रिंट के तौर पे नहीं, एक मैराथन के तौर पे सिखाया है। तो ये बचपन की जो मेरी परवरिश है वो इस पे हुई है क्योंकि मेरे जो परिवार के लोग हैं वो खुद एक जमीन से जुड़ के आए हैं। और मेरी मम्मी की अगर थोड़ी मिसाल दूं, एक छोटा सा टाउन है राजस्थान में, हनुमानगढ़ करके, श्री गंगानगर के साइड में ही है। वहाँ पे पली बड़ी है वो। फिर जयपुर में उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी वनस्थली विद्यापीठ से। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब वो शादी उनकी 1998 में हुई थी, उनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, फोन चलाना भी नहीं आता। उस टाइम तो एक प्रिविलेज वो तो होती थी, प्रिविलेज होता था। 2008 में भी नहीं आता था। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को इस काबिल बनाया कि वो ट्रेड कर सके। और आज के समाज में जो हमारी भारतीय समाज है, जो पेट्रियार्कल है इन इट्स एसेंस, उसमें उनको पूरा सपोर्ट दिया। मेरे घर में आज भी सारे फाइनेंशियल डिसीजन मेरी मम्मी लेती है। माशाल्लाह। तो मैं बोलता हूँ ये जो थॉट था, आई थिंक यही चीज जब बच्चे देखते हैं, क्योंकि आप जिंदगी में उन 6-7 लोगों को एवरेज जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, ट्रू। 18 साल की उम्र तक अधिकतर आपके माता पिता ही वो होते हैं। तो मेरे लिए वो बेंचमार्क थे। तो जब मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ, जब मैं अपने पापा को देखता हूँ, तो मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे घर पे बैठी है। और मेरे दादा, वो तख्ती पे पढ़ते थे स्ट्रीट लैम्प के नीचे और वो आईपीएस बने। तो मैंने बोला कि जब डिसिप्लिन एक इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा प्रभाव, इतना बड़ा चेंज ला सकता है कि आपके पुश्ते खाएगी, कि आपके पुश्ते सुधरेगी, तो मतलब मैं तो उस प्रिविलेज में पैदा हुआ हूँ। और मेरे घर में अगर ये मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है, तो मेरे को तो इससे 10 गुना ज्यादा करना है। जी। हाँ। बाकी जैसे आपके पापा आईपीएस ऑफिसर थे, बचपन का स्कूलिंग आपका कहाँ से हुआ है? दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से। दिल्ली पब्लिक स्कूल पसंद है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे लोग? डरे रहते हो आपसे? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और डरने से ज्यादा तो मैं लोगों को बताता नहीं था कि मेरा बाप पुलिस में है। क्यों? कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि होता क्या था, आज भी मैं थोड़ा नहीं बताता। मैं तो शुरुआत इसलिए करी क्योंकि क्रेडिट उन्हें देना था। बट होता क्या था, मैं आपको बताऊं, एक बच्चा, जवान बच्चा 15-16 साल की उम्र का, जब पता लगता है कि उनके माता पिता पॉलिटिकली ब्यूरोक्रेटिकली इन्वॉल्व है, थोड़े क्या बोलते हैं, थोड़े इन्फ्लुएंशियल भी कहूंगा एक एक जहन में। मतलब इन्फ्लुएंशियल वर्ड अच्छा लगता है क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे सरकारी नौकर, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। बट ऑफ कोर्स छवि भारत में कुछ और बनी हुई है। बट दैट बीइंग सेड, ऑफ कोर्स मेरी दोस्ती की जो पहली जो लेवल होती थी, वो मेरे माता पिता के बैकग्राउंड से होकर निकलती थी। तो मैं आपको बताऊं, मेरा स्कूल का जो एक्सपीरियंस था, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था। कारण क्योंकि मेरे को लगा जितने मेरे दोस्त बने हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण शायद ये था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती, क्या मैं जो हूँ उससे हो तो बेटर है। ओके। तो ये एक, आप कह लो, ये एक जहन में मेरे को लगा था। एक टाइम पे एक इवेंट हुआ था, उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट है। उसके बाद से मैं जब कॉलेज गया, कॉलेज मेरे लिए पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं जिंदगी में पहली बार
घर से बाहर गया और मैंने यूजुअली नहीं बताया मेरे माता पिता क्या करते हैं, और तब लोग मुझे जो मैं हूँ उससे जानने उसके लगे। होता क्या है कि जब आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में थोड़े रिस्पेक्टेड होते हैं, उससे आपकी खामियां छुप जाती है। और जी जब आपकी खामियां एक बड़े जवानी में छुप जाती है, तो आपके अंदर अहंकार आता है, और उस अहंकार की वजह से आपका विनाश होता है, जो मैं मानता हूँ। तो मैं उस बारे में बड़ा कॉग्निजेंट था बड़ी अर्ली स्टेज पे, कि अगर मेरी पहचान उनसे हो रही है तो मैं अपनी पहचान कैसे बना रहा हूँ। और जब मेरे को वो एहसास हुआ, तो मेरे को लगा कि ऑफ कोर्स वो बहुत ही बुरा वक्त भी था। 2018-19 आप यकीन मानो, जब एडिनबरा में था, मैं शायद हर दूसरे दिन रोता था। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता था कि जिंदगी में क्या करना है, मैं क्या हूँ, मेरी जिंदगी में क्या क्वालिटीज है। बट जरूरी होता है, कहते हैं ना, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, और माता पिता उस मिट्टी को एक मटके में बनाते हैं। बट जिंदगी में एक टाइम आता है जब वो मटका टूट जाता है, और फिर आप एक नई पहचान बनाते हो। तो मेरे लिए वो एडिनबरा था। और वहां के जो दोस्त है मेरे आज भी, जैसे किसान करके दोस्त है मेरे, मतलब जिंदगी का मतलब अगर सगा भाई हो तो उससे सगा कोई नहीं होता। तो उसने जो सिखाया है, मेरे जो बाकी दोस्तों ने सिखाया है, वो मेरे को इसलिए सिखाया क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी तरह जो मैं हूँ उससे एक्सेप्ट करा, और मेरे को मेरी खामियों के बारे में भी वाकिफ करा। तो ये मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस है, स्कूल और कॉलेज का। अब आपने क्राउड प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी शुरुआत आपने बताई, लेकिन इसका विजन क्या है इंडिया में? क्योंकि आपने यूरोप से इंडिया से लेके आए हैं, ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आपकी है इसको आगे बढ़ाना, इसको उस विजन तक पहुंचाना। तो इंडिया में इसका विजन क्या है, और ये क्या सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व कर रहा है? सबसे पहली चीज, मैं अगर एक आंकड़ा बताऊं आपको, अगर अमेरिका में 100 बैंक अकाउंट है तो लगभग 95 डीमैट अकाउंट है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते ओके। हैं। इंडिया में 2018-19 के टाइम पे यह आंकड़ा, अगर 100 बैंक अकाउंट है तो 10 से 15 हमारे पास डीमैट अकाउंट है। आज जब कोविड हुआ 2020 में, तब जीरोडा आया, ग्रो आया, इससे ये आंकड़ा लगभग 35-40 की तरफ चला गया। उसके बाद भारत में लगभग लगभग आप मानो 10 करोड़ रिटेल अकाउंट्स है, और ये 5 लाख अकाउंट हर हफ्ते बढ़ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जब इतनी सारी वॉल्यूम में ट्रेडर्स आ रहे हैं, इतनी सारी वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे हैं, होता क्या है कि एक गैप निकलता है। और वो गैप क्या है यहाँ पे, कि आपकी ज़िंदगी में जो एडवाइस आ रही है, जो आपके इर्द गिर्द टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जिनको हम इन्फ्लुएंसर का भी टैग देते हैं, ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और कैसे उठा रहे हैं? एक, जब मैं 2020 में आपको बताया था कि मैं ट्रेड जब ढूंढ रहा था, एडवाइजर्स मेरे को बड़ी मुश्किल से मिलते थे, मैं वेट नहीं कर पा रहा था। तो आज भी जो पैसा लगाने के लिए रेडी है, जो अपना सोना बेच के बोल रहा है मेरे पास पैसा आ गया, मैं उसको मार्केट में लगाना चाहता हूँ, पब्लिक मार्केट्स में, वो इसी जाल में फंस जाता है कि इस एडवाइजर पे ट्रस्ट कर लो, इस टेलीग्राम ग्रुप पे ट्रस्ट कर लो, इन इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट कर लो। और हकीकत में वो सब, कहते हैं ना, एक फसाद है, वो एक शायद झूठे से भी आ रहे हो, वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। हमने सोचा कि ये गैप इतना बड़ा है कि पहली बात तो जो इंसान की क्वालिटी अच्छी है उसको विजिबिलिटी नहीं मिल रही। दूसरा, जो सेबी आ रहे हैं उसको विजिबिलिटी नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे नकली सेबी आ रहे हैं, सब से भी हाँ, और भारत में सिर्फ 1300 से भी आ रहे हैं ऑफिशियली। अच्छा। सिर्फ 1300 से भी आ रहे हैं। तीसरी चीज, यहाँ पे बोल बच्चन बहुत हो रहा है। तो जो इंसान नाच गा रहा है, जो इंसान गाने के साथ एक रिलायंस के बारे में कुछ बात कर रहा है, उसको व्यूज मिल रहे हैं। तो एक एक जो क्वालिटी वाला आर्टिकल या पब्लिकेशन है उसको कोई विजिबिलिटी नहीं मिली। अब हम क्या कर रहे हैं क्राउड पे? सो क्राउड इज, अगर मैं कुछ दो लाइनों में कहूँ क्राउड है क्या, तो इट्स अ मेरिट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। मतलब क्या मेरिट बेस्ड का? आज के समाज में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पे बतेरे इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब है जो इन्फ्लुएंसर फाइनेंस की बातें कर रहा है वो इन्फ्लुएंसर है। अब ये खुलेआम बोल बच्चन कर रहे हैं, ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, ये बेच लो, ये बेच लो, और या ये खरीद लो। एक आम आदमी के लिए और एक आम इंसान के लिए भारतीय समाज में ये चीज से ज्यादा हानिकारक चीज कोई है नहीं। जब आप अपनी जिंदगी की जन्म पूंजी, जब मेहनत की कमाई अगर आप मार्केट में लगा रहे हो, और अगर आप ऐसे ही कोई अरे गरे इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आके पैसा लगा दिया और जब डूब गए और तब रो दिए, तो उतना हमें आपको तकलीफ नहीं देनी। तो हम क्या प्रपोज कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए आप, सिंपली हम आपको वही आर्टिकल देंगे, वही रिसर्च दिखाएंगे जो आपके मतलब की है, और वनय से आपके मतलब की है, जो कि आपके इंटरेस्ट की है।
हमारा एल्गोरिदम ये परखता है कि आप रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आप स्टॉक मार्केट में किस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, टेक हो, टेलीकॉम हो, फार्मा हो, हेल्थ केयर हो, ये आप हम पे छोड़ दो। बस आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, कंट्रीब्यूट कीजिए, एंड कंट्रीब्यूट मतलब अपनी वॉच लिस्ट बनाइए, इंटरेक्ट कीजिए, सवाल पूछिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे 30 से भी आ रहे हैं, ओके 30 से भी आ रहे हैं, 10 फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर है जिनको हम खुद परख के वेट करके तब प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। और ये आप लोगों के लिए ही हाजिर है, जो समाज में हमारे लोग हैं, कि आप लोगों के सवाल का जवाब रेडी है देने के लिए। तो प्लेटफॉर्म हमारा ये कर रहा है प्रपोज। और हम लाए क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप था, और हमारा एल्गोरिदम हमारी यूएसपी, हमने 2 साल अपना डेटा ट्रेन करा है, और हमें ये पता है कि कौन सा आर्टिकल अच्छा है क्वालिटी में और कौन सा आर्टिकल खराब है। तो इसी एल्गोरिदम की कीमत है, और यही एल्गोरिदम हमारे देश के लोगों ने एक्सेप्ट करा है। जब हम 70% वेब ट्रैफिक आधे से कम यूजर में भारत में ला सके, ये एक मिसाल है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, हम तो विश्वास कर लेंगे, जैसे अगर मान लो मेरे आसपास के जो भारतीय लोग हैं, फेलो भारतीय लोग हैं, वो बोलेंगे कि यार अजितेश कर रहा है, ठीक है। बट जब कोई एक नॉन भारतीय, नॉन इंडियन कहे कि यार हम आपके प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं, आप यकीन मानो, हम दूसरे राउंड के लिए गए, हमने बोला हम पैसा रेस करेंगे, आधा लगाएंगे इंडिया में, आधा लगाएंगे यूरोप में, क्योंकि यूरोप में हम 6 कंट्री में ऑलरेडी एक्सपेंडेड थे, हम यूएस भी एक्सपैंड कर रहे थे। तब यूरोपियंस ने ही कहा कि हमें इंडिया में पैसा लगाना है, पूरा पैसा इंडिया में लगाओ। तो जब ये सुनने को आया, तब मेरे को लगा इंडियन ग्रोथ स्टोरी के जो हम बात करते हैं, उसकी जो नींव है वो हमने तो रखी है, बट उस पे जो विश्वास कर रहे हैं वो देश के बाहर के लोग भी है। तभी आप देखो, दुनिया के सारे लोग भारत इंडिया आ रहे हैं। तो वो मेरी जिंदगी का प्राउडेस्ट मोमेंट था, वो क्राउड की जिंदगी का प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट जो आश्वासन जो हमें देशवासियों ने दिया है, उसका रीपेमेंट करने का टाइम हमारा है, कि अब हम जितना भी कंटेंट है फाइनेंस का, जितनी जल्दी, जितनी करंट हो, और दूसरा जितनी रिलायबल हो, ये प्रोवाइड करना है एट लेंथ। तो आपको फाइनेंस के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंटेंट कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, वो हम पे छोड़ दो। तो क्राउड ये कर रहा है। ओके और विजन क्या है क्राउड का इंडिया में? अगर मैं नेक्स्ट 15-20 ईयर्स के बाद, 15-20 ईयर्स में इंडिया में क्राउड को आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? फाइनेंस की जो सप्लाई चेन है और जो इकोसिस्टम है, वो इनसाइट से शुरू होती है, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। बट जब आपको वो मिलती है, तब आप लेके जाते हो उसे इन्वेस्टमेंट में। हाँ आपको विश्वास होता है, एक आश्वासन आता है कि अब हम पैसा लगा सकते हैं, तो आप फिर पैसा लगाते हो। और जब पैसा लगाते हो, वो इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत है। उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज करना है, कब बेचना है, कितने शेयर बेचना है, एवरेज करना है कि नहीं, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, ये पूरा इकोसिस्टम है। सो 3 स्टेप है इसके। पहला है नॉलेज, सेकंड इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन। तो जब इन तीनों का एक सर्कल बनता है, वो क्राउड का सर्कल है। ओके हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म में मोस्ट रिलायबल कंटेंट आए, हमारे प्लेटफॉर्म से ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको, और हमारे प्लेटफॉर्म के ही एडवाइजर्स, और जो एआई रोबो एडवाइजरी जिसे कहते हैं, एआई की तरफ दुनिया भाग रही है, तो हम ये ऑफर भी करना चाहते हैं कि हम आपका पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज कर सकें। ओके और यही साइकिल को हमें पूरा करना है, और वी आर वेरी वेल पोजिशन्ड इन द नेक्स्ट 2 years ऑल्सो। आई अश्योर यू कि हम इन्वेस्टमेंट साइड भी क्राउड पे ले आएंगे। सो वी हैव अ ब्रोकरेज साइड टू क्राउड पे। ओके हमारे B2B पार्टनर्स ऑलरेडी इन प्लेस है। तो ये अगर मैं आपको कहूँ, एक एक भविष्य हम जो देखते हैं क्राउड का, फॉर व्हाट क्राउड कैन बिकम, दैट्स समथिंग व्हाट वी आर डूइंग। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इक्विटी की, फ्यूचर्स की, एक जो सेगमेंट है जो टायर 2 टायर 3 सिटीज, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत रेगुलरली ट्रेवल करते हैं और वहाँ के लोग भी काफी ज्यादा आपको इंटरेस्टेड रहते हैं, मार्केट में तो इंटरेस्टेड रहते ही हैं, आप फाइनेंशियल नेता। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, इफ इट इज यूजिंग एआई, वो चीजें कंटेंट मैनेजमेंट कर रहा है, आपको कंटेंट दे रहा है, क्या वो टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिए भी आगे डेवलप अच्छे तरीके से हो पाएगा? क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, राइट? तो उसको आपने कभी रखा है अपने विजन में? जी। सो मैं मानता हूँ कि आज की जो ग्रोथ स्टोरी इंडिया की है, टियर 1 में तो है, पर वो टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज तक पहुंची है, और लोगों को एहसास भी हो रहा है कि वहाँ देयर एक्चुअली हिडन जेम्स ऑफ आवर कंट्री। एग्जैक्टली महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडियन विलेज आर द सोल ऑफ आवर कंट्री। सो आज मैं भी ये मानता हूँ, और इंडिया में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये इम्प्रूव हो सकती है। क्यों और कैसे,
और आज की स्थिति क्या है, अगर स्थिति की बात करें, पहली बात तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें एक डेडिकेटेड फाइनेंस डिग्री नहीं है। जो सिंपल आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग, सिंपल आइडिया ऑफ फाइनेंस, वो एक शायद हिस्ट्री मेजर का बच्चा नहीं पढ़ेगा कभी। तो यूजली दिस कम्स फ्रॉम विद इन, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ यू इन्वेस्ट मनी, हाउ यू मैनेज मनी। बट ये एक थोड़ा हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज, हमारे देश की जो पावर है वो है डाइवर्सिटी। हमारे देश में लगभग 3300 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, हर 5 किलोमीटर में डायलेक्ट बदल जाता है। तो ये हमारे देश की पावर है। हमारा मकसद क्या है, जब एआई की हम बात करते हैं, एआई बोल रहा है दुनिया रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। अगर हम देश के लेवल पे रेवोल्यूशनाइजेशन की बात करें, वो तब होगा जब हम एक इंग्लिश की रिपोर्ट रिटन बाय एनी बिग बैंक को ट्रांसलेट कर दे इन एनी लैंग्वेज, लेट्स से तमिल, लेट्स से मलयालम, लेट्स से तेलुगु। अगर उसमें हम कर दे, वो पावर एआई की है। जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की जो यूनिवर्सैलिटी है वो हमारे पूरे देश भर में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम बैकएंड पे कर रहे हैं, और मैंने अभी तक ऐलान नहीं करा है ज़्यादा लोगों को इस बारे में, बट ये चीज़ एक हम कर रहे हैं जो है कि अगर कोई आर्टिकल हमारे प्लेटफॉर्म पे आया, हम एआई को यूज करके उसको विद एनी रीजनल लैंग्वेज कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन के बाद भी हम उसको अडेप्ट करेंगे उस इंसान की रीडिंग कैपेबिलिटीज। क्योंकि जो इंसान, मान लो एक एक फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल है, अगर उसको ये नहीं पता आरओआई क्या होता है, तो आरओआई लिख दोगे उसे समझ में नहीं आएगा। तो हम ये परखेंगे भी, जिस तरीके से इंसान की लिटरेसी लेवल है, हम उस हिसाब से भी उस आर्टिकल को ट्यून करेंगे। तो ऑफ कोर्स हम उसमें डिस्क्लेमर भी डालेंगे कि ये एआई ड्रिवन है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो ऑथर है उसकी बात को हम अड़ोड़ मरोड़ के कुछ और प्रस्तुत कर दे। बट स्टिल दिस इज एन एज, दिस इज अ नज, जिसकी वजह से हम इस फाइनेंशियल लिटरेसी को, इस नॉलेज शेयरिंग को पैन इंडिया ले जाना चाहते हैं। जो आप करना चाह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रू हो चाहे वो ज़ेरोधा हो, उनके पास इकोसिस्टम है, उनके पास पैसे भी हैं, और एट द एंड आपका भी लास्ट मकसद तो यही है कि आप लोगों को हेल्प करे ट्रेड कराने में और सजेस्ट करे उनका पोर्टफोलियो क्रिएट करे, जो वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, यू आर इनटू द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग द अवेयरनेस कम्युनिटी इकोसिस्टम, देन उसके बाद टूल्स देंगे। तो ये वाला काम ज़ेरोधा और ग्रो बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट? तो इज इट अ प्रॉब्लम फॉर यू और इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो ज़ीरोधा ग्रो की जब मैं बात करूँ, जब हम आपने फर्स्ट स्टेप की बात करी, तो हम लोगों के फर्स्ट स्टेप बहुत अलग है। पहली बात तो मैं उनसे कंपैरिजन करना नहीं चाहता कि वो तो कहते हैं ना भस्मासुर, जो जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री है वो है। बट हम लोगों की वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अलग है। हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हम रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रस्तुत करके दे रहे हैं। उनका क्या है, वो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म आपको प्रस्तुत करके दे रहे हैं जो ब्रोकरेज या जो ट्रेड आपका एग्जीक्यूट कर सके। तो उनका जो फर्स्ट स्टेप था वो ब्रोकरेज से स्टार्ट हुआ, जहां पे ट्रेड एग्जीक्यूशन होती थी, और उसके अराउंड कम्युनिटी ऑटोमेटिकली बन गई। बट कम्युनिटी बनी वार्सिटी, जो आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है। हमारा प्लेटफॉर्म इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब हुआ जहां पे आपकी वार्तालाप होती है, जहां पे एक डायलॉग है। अगर कोई किसी ने पोस्ट डाला तो आप उससे सवाल पूछ सकते हो कि आपने ये डाला तो क्यों डाला, आपका ये आपने लिखा तो आपने क्यों लिखा। तो हमारे प्लेटफॉर्म में हम इसी चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि आप, इंसान किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, किसी भी इंसान को चैलेंज कर सकता है कि उसने ये सवाल, अगर ये अगर उसने जवाब दिया है किसी चीज का तो क्यों दिया है। तो हम इसके अराउंड कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, और ये मैं कहूँगा बेशक थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि यहाँ अगर रिलायबल इंफॉर्मेशन जिस दिन एक आंकड़ा कम, मतलब अगर थोड़ा स्लैक कर गई, तो उसका एक रिपल इफेक्ट है। क्योंकि अगर रिलायबिलिटी पे आंच आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। बट स्टिल जो हमारी ट्रैक्शन है अभी, मैं आपको बताऊं, हमारे प्लेटफॉर्म में लगभग लगभग 550 से 600 यूजर रोज आ रहे हैं ऑर्गेनिकली। अभी हम कुछ ऐसा पुश नहीं कर रहे हैं ज्यादा। प्ले स्टोर पे मैक्सिमम डाउनलोड्स हैं, बट ये, और हमारी 70% मंथली एक्टिव यूजर्स है। तो आप मानो 70% लोग जितने भी हमारे यूजर्स है उसमें हर महीने एक बार ही आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, और हर दिन 12% है। तो यह आंकड़ा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा है। बट ऑफ कोर्स अभी हम स्केल कर रहे हैं, तो 4-5 महीने बाद जब ये नंबर बड़ा होगा, जब अभी हम लगभग 4 से 5 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 50 से 60 हज़ार यूजर्स टच कर जाएंगे, तब ये आंकड़ा देखने लायक होगा। बट तब वो हमारा प्लेटफॉर्म एक मिसाल प्रस्तुत करेगा कि हम देश के लोगों की एक्सपेक्टेशन में खड़े उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, क्या उनको वैल्यू प्रोपोजिशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पर मैं आपको बताऊं, जिस दिन मिल जाएगी उस दिन कम्युनिटी ऐसी फैलेगी कि वो आग होगी।
और एक बड़ी इसमें से छोटी सी चीज ऐड करूंगा, जिस दिन आपने एक इंसान को पैसा कमवा दिया बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ नॉलेज, वो 10 लोगों को रेकमेंड करेगा। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ। बट जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको पैसे इन्वॉल्व है, ठीक है, तो एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाद में फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिटी बढ़ी, ठीक है, देन यू कैन एक्चुअली पुश द मार्केट टू द एरिया वेर यू वांट, ठीक है, क्योंकि एट द एंड अगर आप देखिए, इंशाल्लाह आप जैसे मेटा है आज, ट्विटर है, उस लेवल पे आप जाइएगा, द टैलेंट यू हैव, द विजन यू हैव, आप जरूर जाइएगा, लेकिन फिर उनकी सब प्रॉब्लम आएगी, वो इलेक्शंस को आपको मैनेज करने लगे, आप मार्केट को मैनेज करने लग सकते हैं, जो कि बहुत ही डेडली चीज हो सकता है। और इस चीज को जब मैं उनकी भी इंटरव्यूज देखता हूँ, उनके बारे में भी पढ़ता हूँ ना, और उनके टीम के बारे में भी पढ़ता हूँ, तो वो जब लेवल एक आ जाता है ना, तो आप खुद को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो आपको पूरा इकोसिस्टम पुश करता है वो चीज करने है। तो आपको इस बारे में पता है कि अगर आपने एक ऐसी कम्युनिटी बना ली जो कि जिसको आपने रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसको आप पे ट्रस्ट हो गया, और वो उस ट्रस्ट के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए फिर आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही लेना पड़ेगा विद इन द कल्चर ऑफ द कंपनी, विद इन द टेक्नोलॉजी विच यू आर डेवलपिंग, राइट, जी जी। सो दैट बाद में वो टेम्पर ना हो पाए। इसके इसका जो जवाब है वो दो दिशाओं में जाएगा। पहला जवाब जो है वो है कि जिस देश से हम आते हैं उस देश का जो लीगल सिस्टम है वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, जो हमारा सेबी रेगुलेटर है, इतना स्ट्रांग है कि वो इतना, जो कहते हैं ना, इतना बड़ा लूप होल जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आया, मार्केट कंट्रोल कर गया, वो होने नहीं देगा। तो मेरा आश्वासन एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री फर्स्ट इज ऑन द अथॉरिटीज एंड द लीगल सिस्टम कि ये चीज कभी एक प्लेटफॉर्म को पावर देगी ही नहीं, पहली चीज तो, और मिसयूज नहीं करने देगी, दूसरी चीज। बट दूसरे साइड में अगर मैं सिर्फ क्राउड के पर्सपेक्टिव से कहूँ, नो डाउट जिस दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आने लग जाए, जिस दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने लग जाए, डेटा इज गोल्ड माइन। डेटा से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट्स कैसे घूम रहा है। बट आपको बताऊं, जिस दिन डेटा एक इंसान, जैसे अगर मान लो मेरे पास डेटा का क्लस्टर है, अगर मैंने डेटा एक इंसान पे ट्रेस कर दिया, दैट इज एथिकली रॉन्ग। बट जिस दिन मैं डेटा को लेके, इफ आई कैन मेक प्रिडिक्शन, स्पेकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉ, with respect to how let's say trades can be executed, वो फिर एक एडवाइजरी सेक्शन चला जाता है, और हमारा अभी एडवाइजरी में जाने का कोई मकसद ही नहीं है। और हेज फंड्स है यूजली जो सेंटिमेंट डेटा एनालिसिस करते हैं। अगर सेंटिमेंट डेटा की बात करो, वो ट्विटर से डेटा लाइसेंसिंग करते हैं, लगभग $2 लाख का उनका पैकेज होता है, और वो डेटा लेके अपना जो अपने एल्गोरिदम है उससे फीड करते हैं कि किस न्यूज़ का रिएक्शन कैसा है और कैसा ट्रेड ले सकते हैं। तो उनका मकसद होता है कि जितने परसेंट वो ट्रेड ले रहे हैं, अगर उसका 2 से 3% डिसीजन बेटर हो सकता है या पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, उनका पैसा वसूल है। तो हम उस साइड जाना ही नहीं चाह रहे। बट ऑफ कोर्स आई थिंक धीरे धीरे हमें भी पता लगेगा हम डेटा चर्न कैसे कर सकते हैं। बट एज द सीईओ ऑफ द कंपनी, ये मैं कह सकता हूँ कि हम कभी नाजायज फायदा के लिए इस डेटा को नहीं चर्न करेंगे। नहीं, मैं भी इंशाल्लाह यही उम्मीद करता हूँ। अच्छा, जैसे मैं जब इक्विटी और ट्रेड मार्केट के बारे में पढ़ रहा था, तो एक नाम आया था अलादीन, विच इज अ प्लेटफॉर्म जो कि काफी बड़े बड़े ब्रोकर हाउस और वीसी फर्म्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, काफी कॉस्टली भी है, ऐसा मैंने सुना कि उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन ही आपको 7-8 करोड़ का होता है, जो भी हो, उसके बारे में आपको पता है, और वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उसको और क्राउड को हम लोग कैसे बाद में देख सकते हैं? अच्छा, देखो, अधिकतर जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, डेटा एग्रीगेटर्स है, इनका जो मकसद है वो है जितने अच्छे से डेटा एग्रीगेट करके उससे जितने अच्छे डिसीजन बना सके, वो उनका एंड गोल है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज मेरे पास ये डेटा है, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो 2029 के चुनाव में कौन लड़ रहा है और कौन जीत रहा है, तो ये पावरफुल चीज नहीं हो गई। मतलब आप समझो, आप तो अलमाइटी हो एक तरीके से। तो अब फाइनेंस में क्या होता है कि पैटर्न होता है। ऑलवेज जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, इट्स जस्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, कि हम देखते हैं कि एक स्टॉक का जो बढ़ोतरी गिरावट हुई है वो एक पैटर्न के तौर पे हुई है, तो वही प्रिडिक्शन है। आप कितने अच्छे से उस डेटा को बना के प्रस्तुत कर सकते हो लोगों को, बैंक्स को, हेज फंड्स को, वो आपका खेल है। क्राउड की बात जहां आती है, ऑफ कोर्स डेटा होगा,
बट हम कभी डेटा बेचना नहीं चाहेंगे। हम ओके। डेटा बेच के लोगों की प्राइवेसी बेचते हैं, और हम बस चाहते हैं एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, जितना एंगेज कर सके करे, जस्ट फॉर देयर ओन नॉलेज, just so that they can ask the right questions, they can get the right answers, and can make better investment decisions, because आप लोगों की मेहनत के पैसे एंड अगर जितने अच्छे से यूज हो सके, उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और अगर क्राउड उसमें एक कैटलिस्ट है, अगर हम सहायता कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो वो हमारा मिशन सक्सेसफुल करता है। अभी तक की जो भी आपकी जर्नी रही है, 1.5 साल आई थिंक जो जर्नी रही है, सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या आया इस पूरी जर्नी में? अच्छा, पर्सनल लाइफ का चैलेंज अलग है, और एक एज अ सीईओ एक चैलेंज अलग है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं, थोड़ा फिलोसॉफिकल जाऊंगा। जो आपकी छवि होती है, जो आपका समाज में स्तर होता है, वो कभी आपसे ड्राइव नहीं होता है, वो आपके आसपास जो लोग होते हैं उनसे ड्राइव होता है। फादर बीइंग अ सिविल सर्वेंट, ऑलवेज, हमेशा हर इंसान ने बोला कि यार ये अगला आईएएस बनेगा, तो ये अगला आईपीएस बनेगा। तो क्या मैं उठ पाया उस थॉट से? क्या मैं उठ पाया उस प्रेशर से? वो प्रेशर है। मेरे जब इर्द गिर्द रिलेटिव्स कहते हैं बात कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जब भी उन्होंने पहले कहा, नहीं कर रहा, मैं कुछ और कर रहा हूँ जिंदगी में, बट उनने कह तो दिया, तो मेरे जहन में बात बैठ गई कि मैं तैयारी करूं कि ना करूं। तो उस चीज से उठना बहुत जरूरी था मेरे लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब क्राउड का एक पॉइंट आया था, जब मैं मेरे पास फुल टाइम ऑफर थे दो, और क्राउड को चूज करना था, तब उस टाइम भी समाज से उठना था। क्योंकि मैं वो डिसीजन, मैं आपको बताऊँ, 99% लोगों ने कहा कि क्राउड मत करो, मतलब इट डजंट मेक सेंस, इट्स अ वेरी न्यू कंपनी, बट स्टिल भी मैं उसके साथ गया आगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहाँ पे एक आत्मविश्वास की बात आती है। तो वही गट फीलिंग, इंट्यूशन, तो वो अगर स्ट्रांग है, तो वो एक चैलेंज भी है और वो एक आपका एसेट भी है। तो जिंदगी में एक वो चैलेंज आया था पर्सनल लाइफ में। और फिर एक चैलेंज ये भी आया था जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि अब हमें क्राउड को इंडिया लेके आना ही आना है। अब मेरी उम्र थी उस टाइम 24 साल की। अब यहाँ मैं प्रोफेशनल चैलेंज की बात करता हूँ। 24 साल की उम्र में एक इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी यूरोप से उठा के, जहाँ पे 2 ऑफिस है हमारे, उसको इंडिया लेके आ जाओ। पहली चीज तो ये, उसके लीगल कंप्लायंसेस कितने हैं। तीसरी चीज, आपको इन्वेस्टमेंट भी खुद ही रेज करनी है। आप मानो जब हम करोड़ों रुपए, एक 24 साल का लड़का रेज कर रहा है, सामने वाला बोलेगा भाई क्या, कौन है ये? तो एक कहते हैं ना, सीरियसनेस से जिस तरीके से आपको लेते हैं, उस टाइम पे आपको अपनी एक छवि ऐसी बनानी थी जहां पे आपको लोग सीरियसली ले, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो वो एक तीसरी चीज थी। चौथी चीज, टीम बनानी थी। हमारी आज 70 लोगों की टीम है क्राउड की, और हमारे पास कम से कम 20 लोग हैं जो 1.5 साल से ऊपर, जब से हमने शुरुआत करी थी तब से हमारे साथ है, बिना पैसों को भी काम करा है। तो वहां पे कल्चर बिल्डिंग है। अब बिना पैसों की बात करो तो मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ कि वो करे, मतलब उनने हमारे लिए काम करा बिना पैसों के कारण, क्योंकि कौन करता है आज के जमाने में? जब पैसे की बदौलत दुनिया चल रही है, जहाँ पे आप सिर्फ एक विजन के तौर पे आप उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, ये कल्चर बिल्डिंग है। अगर मैं कहीं ना कहीं इस चीज को ला सका कंपनी में, तो मेरे लिए से बड़ी चीज कोई नहीं है। तो वो विजन सेटिंग हो गई और कल्चर बिल्डिंग हो गई। तो जब ये सब चीजें एक साथ, एक टाइम, हर जगह से आपको अटैक कर रही है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। बट चैलेंज से ज्यादा मैं कहूँगा एम्पावरमेंट है। और एम्पावरमेंट क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मेरे मेरे जिंदगी में जो मेरे मेंटोर्स है, जो मेरे गुरु है, उनका इतना बड़ा प्रभाव रहा है। कारण, मैंने शुरुआत में भी कहा कि मैं कोई ब्रिलियंट किड नहीं था, बट उनने एक सपना देखा कि अजितेश जैसे बोर्ड से मार्क्स अच्छे ले आएगा, बाहर अच्छी जगह पढ़ लेगा। उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा था कि ये कर लेगा कुछ। बस वही छोटा सा विश्वास, वही छोटा सा बिलीफ बहुत होता है एक बच्चे के लिए कि वो कर लेगा। जैसे विशेष सर है मेरे एक, उनने ही कहा जितेश कि तुम क्राउड को इंडिया लेके आओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस यही कह दिया उनने, सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। तो वही एम्पावरमेंट बन गया चैलेंज। बट ऑफ कोर्स इसके साथ मैंने एक छोटी चीज सीखी थी। जब आपकी जिंदगी में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और आपके रिश्ते, जो काम कर रहे हो, अगर ये 3 चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी भी इफेक्ट होनी शुरू हो जाए, तो आप समझो आप जो कर रहे हो गलत है। तो मेरी फिजिकल हेल्थ थोड़ा टोल ले गई थी, पर फिर मैंने बोला कि अब तो मेरे को मेहनत करनी है। और मेरे एक दोस्त है, उनके फादर बिजनेसमैन ही है,
तो उस दोस्त ने मेरे को बताया कि जब भी उसके पापा घर में आते थे, कभी कभार स्नैपी होते थे, इरिटेटेड होते क्योंकि काम का प्रेशर होता था। तो फिर उसने बोला कि वर्कआउट ज़रूर करते थे, तो आपकी फिजिकल हेल्थ बनती थी उससे, और फिजिकल हेल्थ है तो आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं आपका साथ देती है। तो मेरा ध्यान में भी थोड़ा समय जाता है दिन में, और यही दोस्त मेरी थोड़ी उसमें सहायता करी थी, इसी ने नज करा था इनिशियली। और फिर रिश्ते ऑटोमेटिकली सुधर जाते हैं। बट मेरे घर के जो रिश्ते हैं, मैं थोड़ा फॉर्मल हूँ, ऑफ कोर्स एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड है, तो एक फॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं तो आती है। बट मेरे दोस्त, मैं वैसे मैं बहुत सोशल इंसान हूँ। बट अच्छा लगता है लोगों से मिलना। और चाणक्य ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपकी जिंदगी बहुत छोटी है सब कुछ खुद अनुभव करने के लिए, इसलिए दूसरों के अनुभवों से सीखो। तो मैं जितने लोगों से मिलूं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को उनके तजुर्बे से सीखने को मिल रहा है। वो अपनी जिंदगी का तजुर्बा अगर उनको 20 मिनट की मीटिंग में सिखा रहे हैं, मेरे लिए से बड़ी चीज क्या है। सही बात। तो यही सब, और यही जो एम्पावरमेंट का, तो क्राउड के चक्कर में इतने सारे लोगों से मिला, इतने सारे इन्वेस्टर से मिला, तो मैंने सीखा बहुत कुछ। और 24 साल की उम्र में अगर मैंने सीख लिया तो अच्छी शुरुआत है। नहीं, माशाल्लाह यू आर डूइंग रियली ग्रेट। और जिस तरीके का आपका बैकग्राउंड है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है, और प्लस आप यंग हो, तो एक तो मैच्योरिटी अपने है, प्लस एनर्जी भी है, तो इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू लीड दी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपसे बात करूंगा। जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, आपको उस इकोसिस्टम में व्हाट ऑल गैप्स यू थिंक, तो क्राउड तो एक अलग बात है, पर अगर कोई भी नया बच्चा जो इस इकोसिस्टम में आना चाहता है, अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता है, तो कोई और ऐसा गैप है जो आपको लगता है कि है, और उसको लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जिसपे दूसरे यंग पीपल कैन वर्क ऑन। um, जो गैप्स की जब हम बात करते हैं, मेरे हिसाब से एक स्टेप लेटर है। जो ग्राउंड जीरो है वो है सोच। स्टार्टअप्स आज की डेट में एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। कर क्या रहे हो पता नहीं, करना क्यों है, पैसा कमाना है, $1 बिलियन कंपनी बनानी है। बट क्या ये सोच इनफ है आपको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए? सिंपल आंसर इज नो। जब तक आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने वेंचर से, स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, जब तक आप उस प्रॉब्लम के पीछे पागल नहीं हो ना, तब तक आप स्टार्टअप बना नहीं सकते। आप फंडिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर फंडिंग अगर बेंचमार्क है, मैं आपको बोलूं, फंडिंग ऑनेस्टली बेंचमार्क बिल्कुल नहीं है। आप बेसिकली दूसरे लोगों के पैसों पे खेल रहे हो। बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, हमारे भारत के जो एमएसएमई है, वो एक्चुअली एविडेंस है स्टार्टअप की। आप जानो, जितनी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रही, 60-70% हमारी एमएसएमई कर रही है। जो परचून की दुकान है, हर नुक्कड़ पे परचून की दुकान है, वो जो काम कर रही है, वो स्टार्टअप ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट उन लोगों ने वो बुनियाद सेट करी है। बट अगर आप स्टार्टअप की बात करो, तो सोच सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, सोच में क्या होती है? पागलपन। जब तक आप प्रॉब्लम से डीपली एसोसिएट नहीं करते, तब तक स्टार्टअप इंसान को नहीं करना चाहिए। मेरे केस में मैं उस प्रॉब्लम से पीड़ित था। जब मैंने वो सेकंड कंपनी का एग्जिट लिया था छोटा सा, तब मैंने वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया था। और अभी हम बात भी कर रहे थे उसी चीज की। तो वो ये कि मेरे को एहसास हुआ उस दिक्कत का। तो क्राउड जब आया, तब आई फेल्ट कि दिस इज अ प्रॉब्लम विच आई रियली वांट टू सॉल्व इन अ कंट्री। एंड जब ये हुआ, तो मैं आज भी पागल हूँ उस प्रॉब्लम के पीछे, और सोल्यूशन मेरे को नहीं मिला है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन। सो फिर सोल्यूशन है। और फिर क्या है कि अहंकार, ईगो। देखो, समाज में कुछ ऐसी नौकरियां हैं, जब इंसान उसको पा लेता है तो समाज उसको चढ़ा कर रख देता है। और जब चढ़ा देते हैं तो आपको लगता है आप ही राजा हो, आप ही रानी हो। उस अहंकार, उस स्तर से जब आप ऊपर उठ जाओगे, और जब आप जमीन से जुड़े रहोगे, तब आप बोल सकते हो कि भाई हाँ, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज जिंदगी में हर चीज आपके इर्द गिर्द आएगी जो आपको बोलेगी, चढ़ाती रहेगी, बट क्या आप जमीन पे तब भी हो? और दिक्कत क्या होती है स्टार्टअप में, और जो भी इन ट्रेंड प्रोफेशन होता है, कि वो उसका काम यही होता है, डोपामीन होता है, कि अरे यार यहाँ फीचर हो गए, अरे यार उसने ये कह दिया, अरे यार उसने कह दिया, चढ़ गए। तो जैसे मैंने कहा कि अब पहला स्टेज हमने देख लिया, वैसे कि ग्राउंड जीरो, कि आपकी सोच क्या है, कि आप पागल हो प्रॉब्लम के पीछे की नहीं। उसके बाद आता है प्रॉब्लम के पीछे आप पागल हो, प्रोडक्ट की बात आती है। देखो, दो तरीके हैं। पहली बात तो है कि कंपनी के जो लीडरशिप है वो कौन है। आप इकलौते स्टार्ट कर सकते हो। अगर इकलौते स्टार्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको एक रोड मैप बनाना है कि आप अभी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, और कैसे करोगे भविष्य में। इन द सेंस B2B पार्टनरशिप, B2C। बट देखो, इसके मैं बताऊँ, स्टार्टअप गाइड अलग होती है पूरी। तो अगर मैं अपनी रूल बुक के हिसाब से कहूँ, फाइंड द प्रॉब्लम,
build a team, engulf the culture in the team, build the product, raise the funding if you want. I think मेरे केस में जरूरी हम स्केल नहीं कर सकते उसके बगैर, and strategically use the money. अब आपको बताता हूँ, अब ये चीज है जो शायद स्टार्टअप फाउंडर ना बताया। पैसा आ गया, करोड़ रुपए आ गए यार, 20-25 साल के हैं, करोड़ रुपए बैंक में है, हमारे पुश्तों ने नहीं देखे इतने। तो अब होता क्या है कि आपके जो हाथ होते हैं ना हल्के हो जाते हैं। अब समाज में बॉलीवुड मूवी देखो, पैसा हाथ का मैल है, ये है वो है, ये सब कहने की बातें हैं। आपको स्ट्रेटेजिकली पैसा खर्चा करना है। होता क्या है, हम ट्रेड ऑफ कभी कभार कर देते हैं कि यार वो बंदा तो बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा और पैसा दे देते हैं, हमारे पास रह जाएगा। अगर वो पैसे की वजह से आपकी कंपनी में है, तो जब उसको कहीं और पैसा मिलेगा वो चला जाएगा। मैं ऑनेस्टली इस बात पे बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। हमारी टीम में एक जो हमारा सीटीओ है, वो 2.5 करोड़ की जॉब छोड़ के आया है। उसने 2-2.5 करोड़ की जॉब छोड़ी है, और सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की वो, मैं नाम नहीं दे सकता, बट हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। और एआई, और दूसरी कंपनी एआई की बिगेस्ट कंपनी बन चुकी है। वो अगर ये जॉब छोड़ के आ रहा है हमारी कंपनी में, जो कि शायद हम 10% ही ना दे पाए उसे, तो मैं बोलता हूँ कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको रेजोनेट करता है। और वो टेक का इंसान है, वो फाइनेंस की बात समझ गया, तो मैं बोल दे भाई विजन सेट है। बहुत बड़ी बात। तो यही कल्चर इंग्रेन करना। पता है क्या है? पैसा शायद चला जाएगा, आपका प्रोडक्ट शायद बदल जाएगा, बट जो कंपनी का दिल होता है ना, वो आपकी टीम होती है। आपकी टीम अगर हिल गई ना, तो आपकी कंपनी हिल जाएगी। प्रोडक्ट वापस बना लोगे आप, और टीम हिलना मतलब आपके कल्चर, आपके विजन में कहीं ना कहीं लैक आया है। तो वो चीज आपको वापस 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 रिआइट्रेट करनी है। और मेरी दोस्त, मैं अब दोस्त के फादर, दोस्त की मदर, इनकी बात बहुत करता हूँ। अब एक और दोस्त, उसके फादर ने मुझे कहा कि जो भरोसा और जो कल्चर है, वो आपको हमेशा रीइग्नाइट करना होता है। हाँ, वो एक बिल्कुल दिए की तरह होता है, हमेशा एक टाइम बाद आएगा, थोड़ा बुझ भी जाएगा, बट फिर माचिस लगा के उसे थोड़ा जला दो, थोड़ा तेल डाल दो उसको, फिर जला दो, बट वो चीज जलती रहनी चाहिए, जलती मशाल है पूरी वो। और जब वो बुझ जाए तब दिक्कत है। बट जिंदगी में बहुत पड़ाव आएगा जहाँ पे ये चीज बुझेगी, जहाँ पे ये चीज हिलेगी, तब आपके जिंदगी में आपका वही 3 चीजें, मानसिक संतुलन, फिजिकल हेल्थ और आपके रिश्ते, ये 3 चीजें काम आती है। और चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग काम को दुनिया बना लेते हैं। आपको होता है जब स्टार्टअप फाउंडर्स बिल्कुल पागल, मतलब पगला जाते हैं इन द सेंस कि भाई यही करना है 24 घंटे, नहीं कर सकते आप। क्या आप एक चीज, यही रूटीन को 20 साल फॉलो कर सकते हो? देखो एलोन मस्क है, ठीक है, बट आपको अपनी भी सुननी है, आप किस टाइप के इंसान हो। और देयर अ सेइंग कि डोंट च्यू मोर देन यू कैन ईट। तो मतलब उतना ही चबा सको जितना आप एक्चुअली खा सको। तो वही स्ट्रीमलाइन अप्रोच, स्ट्रीमलाइन विजन और स्ट्रीमलाइन रोड मैप, ये बहुत जरूरी है। और इसको अपनी सोच से मत चालू करना, इसको लोगों के इन्फ्लुएंस से। हर इंसान को लगता है जो मैं कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, बट नहीं होता वो। अधिकतर स्टार्टअप, मैं आपको आंकड़ा बताऊं, 95% स्टार्टअप बर्बाद हो जाते हैं। कारण बहुत बड़ा यही होता है कि उनको लगता है जो वो बना रहे हैं वो बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं कहता हूं कि क्राउड प्रोडक्ट अच्छा है, बट बहुत और अच्छा हो सकता है। जो हो सकता की बात होती है ना, वो सबसे बड़ा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो सबक बताएगा कि मैं ये सोच के साथ कितना बड़ा एज ला सकता हूँ आने वाले कई महीनों सालों में। बट मैंने देखा है कि ये एज लाता है। जी, और मेरे हिसाब से हमेशा वो जो एक छोटा-सा मार्जिन है ना इम्प्रूवमेंट का, वो हमेशा बचा के रखना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। तभी आप फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो सर इस क्वेश्चन के साथ आज हम खत्म करते हैं ये जो वार्तालाप है हमारा। एक बार कैमरा में देखकर आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा? कैसा लगा आपका? और जो स्टार्टअप टाइम्स है, इस एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए काम कर रही है, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि क्या हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है? वो मार्ग आपने सेट करा है, मैं तो एक ऑडियंस हूँ। बट अगर मैं इस वार्तालाप की बात करूँ, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद करूंगा जितनी भी टीम यहाँ है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग बड़े अकोमोडेटिव थे। उसके बाद जो कॉन्वर्जेशन थी, देखो वैसे मैं जितना पब्लिक में ना हूँ उतना अच्छा है, मैं उतना इच्छुक नहीं रहता है ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना। बट आई थिंक मैं आया बिकॉज आपकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है स्टार्टअप टाइम्स के द्वारा, जिस तरीके से आप अपने आप को पोजिशन करते हो एज अ नॉन प्रॉफिट, जो आपने कहा मुझे, वो चीज एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत रेयर है। हर इंसान पैसे के लिए आया है, और जहाँ पे आप ये अनोखा प्रोस्पेक्ट लेके आ रहे हो, एक अनोखा पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हो, दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी कॉन्वर्जेशन रही है, बहुत ही रॉ रही है। आई थिंक इट्स वेरी रेयर, बिकॉज देखो पॉडकास्ट बहुत लोग कर रहे हैं,
अच्छा भी कर रहे हैं, बट ये जो कॉन्वर्जेशन ऐसा लगा है कि जैसे घर की बात है, मतलब जो एक स्पीकर होता है उससे अगर आप निखार सको रॉनेस, जैसे मैंने अपनी परिवार की बात करी, जैसे मैं अपनी बचपन की बात करी, और वो ही कैसे मेरे को शेप करी आज, ये चीज़ निखारना एक 40 मिनट की कॉन्वर्जेशन में कोई आम बात नहीं है। तो ये सरफराज जी की काबिलियत है, शख्सियत है, तो जिसकी वजह से ये चीज़ निखर पाई, आई होप निखर पाई। और जो स्टार्टर टाइम्स कर रहा है, मेरे हिसाब से तो जो इनका एमएसएमई पे फोकस है, यही नींव है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम की, यही नींव है हमारी देश के बिजनेस की रीढ़ रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, वो ये है। तो आई थिंक जो ने इनिशिएटिव रखा है, इससे अच्छा, इससे नेक चीज़ तो जर्नलिज्म में हो नहीं सकती। एंड आई थिंक जर्नलिज्म का मतलब होता है रॉनेस एंड रियलिटी। आई थिंक उन पे इनका बखूबी फोकस, और यही पिलर है जितनी मेरी इनसे बात हुई है। तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा ऑनर है कि आप लोगों ने मेरे को इस काबिल समझा कि शायद मैं यहाँ बैठा हूँ। सो थैंक यू सो मच सरफराज जी, स्टार्टअप टाइम्स एंड एवरीवन जो यहाँ बैठे हैं, थैंक यू सो मच। We really enjoyed. थैंक यू, मैनी ऑनर्ड, थैंक यू।